चैप्टर नंबर 7 बी खासकर, जिसमें हमें 3 तरह की तो वाइब्रेशंस पढ़नी है और फिर उसी से रिलेटेड एक स्पेशल केस पढ़ना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वहां पर नेचुरल की जगह यूज करा हो फ्री वाइब्रेशन। तो ऐसी वाइब्रेशंस जो बेसिकली सिर्फ वैक्यूम में ही हो सकती हैं। ठीक है, ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम। वो वाइब्रेशंस जो सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल हो सकती हैं, उन्हें हम नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस कहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? अगर सही से डिफाइन करना चाहें कि हम डिफाइन करें भाई कि नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन क्या होती है, कि हमसे कोई पूछे भी डिफाइन करिए कि नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन क्या होती है, तो उसका बहुत बेसिक सा आंसर ये है कि वो वाइब्रेशन जो बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम की प्रेजेंस में होती है, उन्हें हम नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। वो वाइब्रेशन जो किसी भी सराउंडिंग मीडियम की एब्सेंस में होती है। ठीक, क्या? द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी in the absence of any external force. In the absence of any external force. तो वो सारी वाइब्रेशन जो किसकी एब्सेंस में हो? किसी भी एक्सटर्नल मीडियम की एब्सेंस में, मतलब बाहरी कोई मीडियम ना हो, नो सराउंडिंग मीडियम, नो सराउंडिंग मीडियम। यानी जब बॉडी वाइब्रेट करे तो उसके आसपास कोई भी सराउंडिंग मीडियम नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो। तो वो वाइब्रेशन जो किसी भी एक्सटर्नल मीडियम की एब्सेंस में हो, जहां पर कोई सराउंडिंग मीडियम ना हो, नो सराउंडिंग मीडियम इज प्रेजेंट, वो वाइब्रेशन कहलाती है नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जो आपकी बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी जाती है, और ये आपने थोड़ा याद भी रखनी है। ठीक है, जो इस वाइब्रेशन का, नेचुरल वाइब्रेशन का कहें या फ्री वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, वो शेप और साइज पर डिपेंड करती है बॉडी। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बॉडी की शेप और साइज पर डिपेंड करती है। अब भाई एक बात आती है कि ये वैक्यूम ही क्यों कहा गया? भाई वैक्यूम इसलिए कहा गया क्योंकि वैक्यूम में कोई भी एक्सटर्नल मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, महसूस करना चाहें कि भाई क्या होती है नेचुरल वाइब्रेशन, सिंपल एग्जाम्पल लें, किस तरह से एक्सप्लेन करें उसे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब उसमें एग्जाम्पल किस तरह के आ सकते हैं? जो हमारा पहला एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं वो है किसी भी वायर को, कि कोई भी वायर ले लीजिए जो 2 एंड्स पे से प्लग्ड हो, एडजस्टेड हो, जैसे गिटार, सितार, कोई सा भी वायर हो सकता है वो, और उसे आप प्लग करें। किसी भी पोजीशन से प्लग कर लीजिए, मिडिल से प्लग कर लीजिए, साइड ऑन प्लग कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, तो ये जो वाइब्रेट करेगा ये फ्री वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको इसे सिंगल टाइम यानी सिर्फ एक बार, वन, इसको आपको जो है प्लग करना है, एक बार प्लग करके छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ हो सकती है ये वाइब्रेशन? सिर्फ वैक्यूम में। हम तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि ऐसी वाइब्रेशंस को हम नेचुरल वाइब्रेशंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि हमें ये पता है कि जब हम किसी वायर को 2 एंड पे प्लग, जो 2 एंड पे जो है टाइट करके प्लग करेंगे, उसे किसी भी सपोर्ट से यहाँ पे टाइट करने के बाद उसे प्लग करें, तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो जाहिर सी बात है जो वाइब्रेशंस होंगी वो सराउंडिंग मीडियम की प्रेजेंस में हो रही है, आसपास एयर मौजूद है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल ऑफ अ सॉर्ट समझाने के लिए कि भाई अगर हमें महसूस करना हो कि वैक्यूम में तो नहीं जा सकते, स्पेस नहीं है, में नहीं जा सकते, या फिर हम आसपास वैक्यूम तो क्रिएट नहीं कर सकते आर्टिफिशियली,
तो अगर समझना हो तो फिर कैसे समझें कि भाई नेचुरल वाइब्रेशन क्या होती है? तो बहुत बेसिक सा फंडा ये है कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, गिटार का ले लीजिए या सितार ले लीजिए, कोई भी वायर्ड, ठीक है, या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उसे सिंगल टाइम प्लग कराइए, जो वो वाइब्रेशन करेगा वो कैसी वाइब्रेशन होंगी? फ्री वाइब्रेशन। शर्त ये है क्या कि किसमें होनी चाहिए? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए, सिंगल प्लग करा, ठीक है। अब इस जब भी हम गिटार, सितार या जैसे वायर्ड या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो क्योंकि इनके जो वायर्स होते हैं वो अलग अलग जो है थिकनेस के होते हैं, तो उनसे उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है थिकनेस से, या उनकी लेंथ के हिसाब से, या उनकी टेंशन के हिसाब से। तो इसको आपको समझना होगा, जैसे ये क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं गिटार की, कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट या वायर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसमें कुछ तो मोटे तार होते हैं इस तरह के, ठीक है, कुछ मोटे तार होंगे ऐसे, थिक वायर जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे थिक वायर्स होंगे, कुछ पतले पतले थिन वायर्स होते हैं, ठीक है। इन वायर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये चीजें जरा समझ लीजिए। पहला है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके लेंथ के, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सबसे पहला आता है इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज कहे, अगर बढ़ानी है फ्रीक्वेंसी तो लेंथ कम कर दीजिए, और अगर फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो लेंथ स्ट्रिंग की बढ़ा दीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा होता है इसमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है। अब ये क्या है सब टेंशन, कि जितना आप इस इन स्ट्रिंग्स को टाइट करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो, स्पेशली गिटार पे अगर आपने ध्यान दिया हो, तो गिटार के ऊपर की तरफ नॉब्स भी होती हैं। उन नॉब्स की हेल्प से आप इस जो वायर्स होती हैं गिटार के, इनको टाइट कर सकते हैं, थोड़ा लूज कर सकते हैं। ऐसा अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। जैसे इसमें तो मैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें भी है ऐसा। मेम्ब्रेन वाले इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है, जैसे ढोलक या तबला होता है, वहां भी चीजें भी होती है मेम्ब्रेन को टाइट करने के लिए। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि हमारे वायर्स यूज होते हैं, तो इन वायर्स को टाइट करने का मतलब है टेंशन को इंक्रीज करना। तो अगर आप ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि साहब जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए वायर्स की, तो आप क्या करें, टेंशन बढ़ा दें वायर्स में, यानी उनको टाइट कर दें। तीसरा इसमें फंडा आता है हमारा, थर्ड जो है वो रेडियस का है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर, वायर का जो रेडियस होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि जो वायर्स होते हैं वो अलग अलग थिकनेस के होते हैं, कुछ थिक वायर्स होते हैं, कुछ थिन वायर्स होते हैं, कुछ मोटे तार होते हैं, कुछ पतले तार होते हैं। जाहिर सी बात है जो मोटे तार होंगे इनकी रेडियस ज्यादा होगी। अब अगर रेडियस बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बेसिक सी बात है। और दूसरा जो थिन वायर्स है, थिन वायर्स मतलब पतले तार, जिनकी रेडियस कम होगी, जिनकी मोटाई कम होगी, यानी रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बट ऑब्वियस सी बात है। तो मोटे तार जो होंगे वो बेसिकली जो है हमारी आवाज को बेस से, बेस वाली आवाज ज्यादा निकलेगी, जिसमें पेस ज्यादा होगा उस आवाज में, म्यूजिक नोट में। और जो पतले तार होंगे, थिन वायर्स होंगे, तो उनमें क्या होगा, वो क्योंकि उनकी रेडियस कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो वो जो आवाज होगी उसमें ट्रिबल ज्यादा होगा, पैनापन ज्यादा होगा, शार्पनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थिन वायर का मतलब लेस रेडियस, और लेस रेडियस का मतलब मोर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वहीं अगर हम थिक वायर्स की बात करें, थिक वायर का मतलब मोर रेडियस, मोर रेडियस मतलब लेस फ्रीक्वेंसी। अब लेस फ्रीक्वेंसी और मोर फ्रीक्वेंसी से यहाँ मतलब है, अगर आप थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो मोर फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई पिच, ध्यान रखिएगा, हाई पिच,
शार्पनेस ज्यादा होगी उसमें, ठीक है, पैनापन ज्यादा होगा, शिलनेस ज्यादा होगी। लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा इसमें बेस ज्यादा होगा, यानी हार्श होगी, थोड़ी हार्शनेस ज्यादा होगी, हार्श, ठीक है। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो स्पेशली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं उसमें से मैंने एग्जाम्पल उठाया। अब मैं एक वायर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सिंपल वायर का, उसमें कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे चेंज होती है वो बता देता हूँ आपको। जी नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों। तो मैंने बताया थिक वायर्स की मोर रेडियस होगी, लेस फ्रीक्वेंसी होगी। लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लो पिच, यानी हार्शनेस ज्यादा होगी, यानी वॉइस फ्लैट होगी थोड़ी, जो इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक निकलेगा वो थोड़ा फ्लैटनेस के साथ निकलेगा, जिसमें मतलब भारीपन होगा, एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसे बेस कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग लिया और उसके दो एंड्स को दोनों तरफ से दो एंड पर टाइट कर दिया। एक रबड़ स्ट्रिंग ले लेते हैं और रबड़ स्ट्रिंग को एक एल लेंथ से दो तरफ से हमने ऐसे टाइट कर दिया। यहाँ पर ये हमारी रिजिड सपोर्ट है दो तरफ, और यहाँ से हमने एक रबड़ स्ट्रिंग लिया और उसको टाइट कर दिया। माना कि इस रबड़ स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है। अब हम इसे अलग अलग पोजीशंस पर जो है प्लग कराएंगे। वो पोजीशंस क्या होंगी? सबसे पहली होगी L/2, मतलब हाफ पर, 1/2 लेंथ पर, फिर 1/4 पर, और फिर 1/6 पर। सही से लिखूं तो 1/2 लेंथ पर, फिर 1/4 पर, और फिर 1/6 लेंथ पर। इस तरह से हम अलग अलग पोजीशंस पर इसको प्लग करेंगे, ठीक है। और उससे हम नोट करेंगे कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, किस तरह से ये वर्कआउट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आती है, इसकी वेवलेंथ क्या आती है, और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, सबसे पहला केस लेते हैं यहाँ पर, केस 1। जब हमने वायर को मिडल में से प्लग किया है, मिडल से प्लग्ड फ्रॉम मिडल से प्लग किया। अब जब हम वायर को मिडल से प्लग करेंगे, यानी बीच में से यहाँ से प्लग करेंगे, तो बच्चों इसमें एक सिंगल नोट की फ्रीक्वेंसी बनेगी। ये आपको ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इस पे बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको जब आप मिडिल से, मिडिल का मतलब इस पोजीशन से, यहाँ से आप इस वायर को प्लग करेंगे, एल लेंथ के वायर को, तो एक सिंगल नोट की आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और इसे हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ से, और इसे प्रिंसिपल नोट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल नोट, ठीक है। ये सिंगल नोट की फ्रीक्वेंसी होगी, इसे प्रिंसिपल नोट कहेंगे। जब हम वायर को कहाँ से प्लग करेंगे? मिडिल में, ध्यान रखिएगा। यानी ये पोजीशन हो गई हमारी, बेसिकली अगर डायरेक्टली कहें तो L/2, इस लेंथ की हाफ, ये लेंथ। सपोज कीजिए, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है कि ये वायर अगर 12 सेंटीमीटर का है, तो जो किस पोजीशन में हम प्लग करा रहे हैं वो बाई 2 यानी 6 सेंटीमीटर मिडिल में से प्लग करा रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो सिंगल आएगी, और इसे कहेंगे प्रिंसिपल नोट, और ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, आइदर साइड, ऊपर भी और नीचे भी, ये ए एम्पलीट्यूड होगा। ये केस 1 बना। अब आइए केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में हम वायर को 1/4 लेंथ से प्लग कराएंगे बच्चों, ठीक है। ये सिंगल लूप बना है, ध्यान रखिएगा। केस 2, केस 2 में मैंने आपसे जैसा बताया, अब हम वायर को प्लग कराएंगे 1/4 लेंथ, ठीक, 1/4 ऑफ लेंथ से प्लग कराएंगे, प्लग। अब जैसे एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया था कि हाफ से मिडल से प्लग कराया, तो 1/2 ले लिया था मैंने। अब L/4 का मतलब यहाँ पर 12/4 यानी 3 सेंटीमीटर से प्लग करा रहे हैं। अब ये 3 सेंटीमीटर आइदर साइड, दोनों तरफ से हो सकता है बच्चों, किधर से भी हो सकता है। ये अगर मान लीजिए एंड ए ले लें और ये बी एंड मान लें, तो ये 3 सेंटीमीटर घर से भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर घर से भी हो सकता है, आइदर साइड से 3 हो सकता है। इससे कोई दिक्कत आने नहीं वाली, इससे कोई बड़ा चेंज नहीं है, दोनों तरफ से एप्लीकेबल है। अब इस केस में जब हम 1/4 लेंथ से प्लग कराते हैं,
ध्यान रखिएगा 1/4 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से प्लग कराते हैं, 1/4 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से प्लग कराएंगे बच्चों। ये तो सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल लिया था मैंने 12 सेंटीमीटर का समझाने के लिए। ऐसे केस में हमारे पास 2 लूप आते हैं बच्चों, 2 लूप आएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के हमारे ये 2 लूप बनेंगे, ये 2 लूप आएंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2f होगी और इसे हम कहते हैं फर्स्ट सब्सिडायरी नोड, फर्स्ट सब्सिडायरी। फर्स्ट सब्सिडायरी नोड पहली वाली को जो कहते हैं जिसमें एक लूप बनता है, मैं लिख देता हूं सिंगल लूप, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल नोड और फ्रीक्वेंसी एफ होती है। जिसमें फ्रीक्वेंसी 2f जाती है उसे फर्स्ट सब्सिडायरी कहते हैं या 2 लूप्स होते हैं, ध्यान रखिए। अब क्योंकि 2 लूप हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी 2f, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें 2 लूप बने हैं, एक लूप ये है और एक लूप ये है, तो इसलिए इसको हम 2f भी बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो आइदर साइड पर एम्पलीट्यूड जो है ये हो जाए, ये एम्पलीट्यूड हो जाए। इसके बाद हमारा थर्ड केस आता है, केस 3, जब हम 1/6 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से प्लग करते हैं। जब हम 1/6 लेंथ से प्लग कराते हैं तो बच्चों हमारे 3 लूप बनते हैं। अब 1/6 लेंथ का मतलब हो गया 12/6 यानी 2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से आइदर साइड, या तो इधर से 2 सेंटीमीटर या इधर से कहीं से भी 2 सेंटीमीटर पर हम प्लग कराते हैं। तो बेसिकली हमारे 3 लूप बनते हैं और वो कैसे बनते हैं देखिए बच्चों। ये 3 लूप हमारे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये लीजिए एग्जैक्टली हमारे 3 लूप बनते हैं 1 2 3। जब हम 1/6 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर प्लग कराते हैं, तो 1/6 लेंथ से प्लग कराते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो होती है 3f और इसको हम सेकंड सब्सिडायरी नोड बोलते हैं, सेकंड सब्सिडायरी, सेकंड सब्सिडायरी नोड होती है हमारी, ठीक है। बोलिए समझ आया? कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो पूछ। अब बच्चों मैं रिलेट करके दिखाता हूँ कि इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेट होती है, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बेस न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो प्रिंसिपल नोड तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी एफ की, फिर फर्स्ट सब्सिडायरी हमारी 2f है और सेकंड सब्सिडायरी हमारी जो है वो 3f है। तो बेसिकली जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो उसकी रेशियो, जो फ्रीक्वेंसी की रेशियो आएगी वो होगी 1:2:3, ये आएगी बच्चों 1:2:3, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की रेशियो। अब बात करते हैं जैसे वेवलेंथ की। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अगर आपको याद हो बच्चों कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अगर आपको याद है हमने ये 9th में भी पढ़ा है साउंड वाले चैप्टर में, उसको डेराइव भी करा था हमने, रिलेशनशिप डेराइव करी है हाँ, और हमने इसको जो है ऑप्टिक्स में भी थोड़ा सा इसको पढ़ा था अगर आपको याद। तो अगर हम यहाँ से वेवलेंथ की बात करें, फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए निकालें तो v अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा बनता है बच्चों, v अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। बात इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब मैं यहाँ पर लैम्डा से रिलेटेड रिलेशनशिप निकालने जा रहा हूँ। सपोज करिए ये जो वायर हमने लिया है कि आसपास जो भी तीनों के लिए सराउंडिंग मीडियम है वो एयर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी और थर्ड केस में भी जो इस वायर को प्लग कराया है वो एयर में कराया है या किसी भी सराउंडिंग मीडियम में जो कराया है वो उसकी वेलोसिटी v है मीडियम, यानी वेव की वेलोसिटी तीनों के लिए सेम है। फर्स्ट केस के लिए भी वेलोसिटी v ही है, सेकंड केस के लिए भी स्पीड v ही है और थर्ड केस के लिए भी स्पीड या वेलोसिटी v ही है। तो ऐसे केस में जो
यहाँ से लैम्डा के लिए वैल्यू बनेगी, ध्यान से समझें, अगर हम लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3 की बात करें, हम फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस की बात करें, तो वहां पर बनेगा v अपॉन f1 रेशियो v अपॉन f2 रेशियो v अपॉन f3। यानी ये फर्स्ट केस की फ्रीक्वेंसी f1 मानी है मैंने, सेकंड केस के लिए f2 फ्रीक्वेंसी और थर्ड केस के लिए f3। और ध्यान रखिएगा कि जो v है वो सभी के लिए सेम है। v सेम क्यों है? क्योंकि सेम मीडियम जो है हमारा वो सेम, मीडियम इज सेम। तीनों ही वाइब्रेशन हमने सेम मीडियम में कराए। All three vibrations are being done in the same medium. That is why I have taken v as same velocity. ठीक है, तीनों के लिए v वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर मैं f1, f2 और f3 की जगह एक जगह 1 रखेंगे, एक जगह 2 रखेंगे और एक जगह 3 रखेंगे बच्चों। इससे हमें लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू मिल जाए। ध्यान से समझिए। तो बच्चों आगे समझिए, सबके लिए v की वैल्यू तो सेम है, एज इट इज v एज इट इज लिख रहा हूँ। f1 जो है फर्स्ट जो प्रिंसिपल नोट है उसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो f1 की जगह f जो सेकंड लूप बनता है हमारा, जैसे सेकंड सब्सिडायरी नोट कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 2f, ये 2f आ जाएगी यहाँ पर, और ऐसे ही थर्ड वाले के लिए 3f आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो f और v तो रिड्यूस हो जाएंगे, ये जितने भी f और f, ये वाला और f है, ये रिड्यूस होंगे, v रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1:1/2 1/3। अब क्योंकि ये जो रेशियो आई है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आइए यहाँ पर एक एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आ जाएगा, तो हर एक की मल्टीप्लाई हम जो है यहाँ पर रेशियो की मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं, ताकि इन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। तो रेशियो बनती है 6, रेशियो 3, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। ये हमारी रेशियो बनी है किसके लिए? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, डायरेक्टली भी काम आएगा सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल ध्यान रखिएगा, लैम्डा 1 जो है वो किसके लिए है? प्रिंसिपल नोट के लिए। जब फ्रीक्वेंसी f है, ये वाली फ्रीक्वेंसी यहीं से लेके चले हैं, देखिए लैम्डा 2 किसके लिए है? ये फर्स्ट सब्सिडायरी के लिए, और जब फ्रीक्वेंसी 2f होती। और लैम्डा 3 किसके लिए है? जब सेकंड सब्सिडायरी होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 3f होती। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर।